हेलो दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज़ को लेकर के आई हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, यूपीपी के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है बहुत डिटेल से। आइए स्टार्ट करेंगे। उसको हम प्रैक्टिस के रूप में भी करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम थोड़ा सा उसके विषय में जान लेंगे। आइए स्टार्ट करें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है और भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि चिन्हों को कहते हैं, भाषा लिखने की विधि को कहते हैं, भाषा लिखने के ढंग को कहते हैं और भाषा लिखने के तरीके को कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को 1835 में लागू किया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मानक हिंदी के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? तो खड़ी बोली को। अर्थात मानक हिंदी का आधार जो है वो खड़ी बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उत्पत्ति स्वरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ये हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जो है वो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। बोली का क्षेत्र और भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। हिंदी कैसी है? तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का ही अन्य नाम कौरवी है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी जो शब्द है वो भी फारसी भाषा का ही शब्द है। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था किसने? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने।
गारो मेघालय राज्य की बोली है। गारो जो है वो मेघालय राज्य की बोली है। गारो खासी जयंतियाँ भी मानी जाती हैं मेघालय की, और वहाँ गारो जो है वो बोली भी मानी जाती है मेघालय की। बांग्ला त्रिपुरा राज्य की भाषा है। बांग्ला जो है वो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है। डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जानते हैं। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया है। देखिए, पंचमाक्षर के बदले जो हम पढ़ते हैं स्वर अ आ इ ई, उसमें जो मात्रा आता है उसके होने का सुझाव किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। नहीं सॉरी, पंचमाक्षर जो होते हैं वो होते हैं यमं गणनम, अंग य ड़, ये से जो 5वें अक्षर माने जाते हैं अंग से लेकर के म तक, वही उनको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने का सुझाव जो है वो श्याम सुंदर दास ने दिया है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय है। पाली भाषा का अन्य नाम ही प्राकृत है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। निबट्ठा बघेली की उपबोली है। बघेली की उपबोली कौन सी है? निबट्ठा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम सुझाव दिया था कि हिंदी होनी चाहिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। अगला है वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले काशिका भाषावादी क्षेत्र हैं। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद और भभुआ जिले में काशिका भाषा बोली जाती है। जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसका नाम काशिका है। काशिका का विकास स्थल वाराणसी माना जाता है। वाराणसी के नाम पर ही इस क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। देखिए, यह भारत में है, न कि विश्व में। हिंदी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांग्ला का नंबर आता है। तीसरे पे मराठी है, चौथे पे तेलुगु है और 5वें पे तमिल है। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। अब आइए हम इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे प्रश्नों को, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं।
और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का स्वीकार प्रस्ताव किया गया? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव सुझाया गया था? तो वो था ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1960 या ऑप्शन 14 सितंबर 1964 में। तो देखिए, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का जो प्रस्ताव का सुझाव दिया गया था वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को केवल कार्यान्वित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, केवल घोषणा की गई थी कि हिंदी जो है वो हमारे भारत की राजभाषा होगी, लेकिन पूर्ण रूप से इसको मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो आपको बताना है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? लोक भाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा का या राजभाषा का? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, न कि राष्ट्रभाषा का। भारत की अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, ये याद रखिएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, अभी आप लोगों ने देखा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमें बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या सौराष्ट्री है? तो देखिए, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और संस्कृत भाषा की ब्राह्मी मानी जाती है। देवनागरी भी मानी जाती है, लेकिन उससे पहले ब्राह्मी मानी जाती है। ब्राह्मी से ही देवनागरी का जन्म हुआ है, और गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो यह स्वीकार किया गया है 343 अनुच्छेद में, 343 अनुच्छेद में, 343वें अनुच्छेद में यह स्वीकार किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344A के तहत तो हुआ था, परंतु किस सन में हुआ था? 1955 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1965 में हुआ था या 1970 में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग गठित किया 1955 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत से मानी जाती है, और संस्कृत जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन बी में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। लिपि की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि लिपि की आवश्यकता कब होती है। भाषा संकेत में होती है, भाषा बोलने में होती है, भाषा लिखने में होती है या तीनों में होती है? तो लिपि की आवश्यकता हमें भाषा लिखने में होती है, और भाषा लिखने में जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही है। भाषा लिखने में लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन बी जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ऑप्शन डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हुआ था जयभट्ट के शिलालेखों में। ऑप्शन बी सही है।
वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पाली लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन डी मंदारिन लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। तो वर्तमान जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान के खालिस्तान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। आपको बताना है कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 132 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 43 में 1 में बताया गया है, या अनुच्छेद 272 में बताया गया है। तो यह बताया गया है ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 1 में। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी जो है वो ब्रजभाषा की उत्तराधिकारिणी है, देवनागरी की उत्तराधिकारिणी है, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, या अवधी की उत्तराधिकारिणी है। तो देखिए, हिंदी भाषा जो है संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। आपको बताना है कि पूरे विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, या चौथा स्थान है। तो देखिए, पूरे संसार में हिंदी का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी सही है। हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि पहला और दूसरा किसका है। तो देखिए, पहला स्थान जो है वो अंग्रेजी का है, और दूसरा स्थान चीन की मंदारिन भाषा का है, और हिंदी का तीसरा स्थान है। भाषा लिखने में किस प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा कहते हैं, ऑप्शन बी बोली कहते हैं, ऑप्शन सी व्याकरण कहते हैं, या ऑप्शन डी लिपि कहते हैं। तो देखिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। चिन्हों को भी लिपि कहते हैं, विधि को भी लिपि कहते हैं, भाषा लिखने की रीति को भी लिपि कहते हैं, और भाषा लिखने के ढंग या तरीके को भी लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? आपको बताना है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। कैथी लिपि की उत्पत्ति हुई है, खरोष्ठी लिपि की हुई है, देवनागरी की हुई है, या गुरुमुखी लिपि की हुई है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी सही है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली है, ऑप्शन बी अपभ्रंश है, ऑप्शन सी प्राकृत है, या ऑप्शन डी संस्कृत है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, शौरसैनी से हुई है, या ब्राचड़ से हुई है। तो देखिए, अवधी बोली जो है वो अर्धमागधी से विकसित हुई है। अवधी बोली अर्धमागधी से विकसित हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो ऑप्शन ए खस अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी शौरसैनी अपभ्रंश से, या ऑप्शन डी मागधी अपभ्रंश से। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो मानी गई है शौरसैनी अपभ्रंश से। अगला है, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको बताना है कि वाराणसी, गोरखपुर और आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, या अवधी बोली जाती है। तो देखिए, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य जो भाषा बोली जाती है और वह बोली जाती है भोजपुरी। और ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। देखिए, जो कौरवी है वो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है कौरवी,
और मैथिली भाषा जो बोली जाती है वो दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर के बीच बोली जाती है। और अवधी बोली जो है वो फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? आपको बताना है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है। मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है या लखनऊ है? तो देखिए, ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा माना जाता है, ये सभी जानते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, बड़ा होने लगता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन सी सही है। बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर। ऑप्शन बी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन सी जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ऑप्शन डी झांसी, जालौन और दतिया। देखिए, बुंदेली का जो क्षेत्र है वो है ऑप्शन डी झांसी, जालौन और दतिया। बाकी जो आगरा, मथुरा और भरतपुर है यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। और सोनीपत, पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र है वहाँ पर जयपुर, अजमेर और जोधपुर में जयपुरी भाषा बोली जाती है। झांसी, जालौन और दतिया में बुंदेली बोली जाती है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्रोत भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। तो देखिए, ब्रज जो है वो हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज जो है वो उपभाषा है। और उपभाषा किसे कहते हैं कि बताइए, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो ब्रज भाषा में कई साहित्यों की रचना हुई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। बघेली नहीं बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती है या जयपुरी नहीं बोली जाती है। तो देखिए, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है और जयपुरी जो है वो नहीं बोली जाती है। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, बघेली दिया है, बांगरू दिया है, कन्नौजी दिया है और हाड़ौती दिया है। तो ये प्रश्न जब भी बना होगा, यह प्रश्न है वीडियो परीक्षा 2018 का, इस पे बहुत बवाल भी खड़े हुए होंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 सही है। बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें ए और सी दोनों सही है, दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो गलत पूछ लिया गया है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में आप सभी को पता है कि ब्रज भाषा बोली जाती है। समय नहीं गंवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है। भोजपुरी नहीं है, ब्रज नहीं है, मेवाती नहीं है या कन्नौजी नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भाषा नहीं है वो है मेवाती। बाकी भोजपुरी, ब्रज और कन्नौजी ये तीनों उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। और बताइए, मेवाती भाषा कहाँ की है? तो मेवाती भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है।
कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? आपको बताना है कि प्राचीन भाषा कौन सी नहीं मानी जाती है, प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश। तो देखिए, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश ये प्राचीन भाषाएं हैं, जबकि पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, जयपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, भोजपुरी नहीं है या मगही नहीं है? तो देखिए, जो बिहारी की नहीं है वो है जयपुरी, और जयपुरी कहाँ का भाषा है? तो वो है जयपुरी हिंदी के अंतर्गत आता है। और बिहार की भाषा मैथिली, भोजपुरी और मगही ये बिहार की भाषा है, बिहारी भाषाएं हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? आपको बताना है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। लल्लू लाल ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, सदल मिश्र ने किया या श्रद्धा राम फुलौरी ने किया? तो देखिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार जो है वो श्रद्धा राम फुलौरी ने किया। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। खड़ी बोली नहीं है, जयपुरी नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है या कन्नौजी नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा नहीं है वो जयपुरी नहीं है। जयपुरी जो है वो राजस्थानी हिंदी है, और बाकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी है, कुमजविल है, दाशारणी है या ढूंढाड़ी है? तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो ढूंढाड़ी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी नहीं बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती है, कन्नौजी या ब्रजभाषा? तो कब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अवधी, कन्नौजी और ब्रजभाषा बोली जाती है, और इसके अलावा जो है वो नहीं बोली जाती, तो पहाड़ी नहीं बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत से हुआ, पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ या अपभ्रंश से हुआ? तो देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से माना जाता है? आपको बताना है कि काल कब से माना जाता है। 1 मई 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन डी 1500 ईस्वी से पूर्व और 800 ईस्वी पूर्व तक। तो देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक, संस्कृत, खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो आपको बताना है कि लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा के उचित विकास क्रम क्या है? संस्कृत और पाली है, प्राकृत और पाली है, वैदिक भाषा और पाली है या पाली और प्राकृत है? तो देखिए, इसमें जो है वो है संस्कृत, लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। पाली और प्राकृत, ऑप्शन डी सही है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रज भाषा से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है, अवधी से हुआ है या मालवी से हुआ है? तो वो हुआ है खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली से हुआ है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? सॉरी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है?
तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर के क्षेत्र में जो है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पाली भाषा है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है? तो बताइए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया है, उड़िया है, कन्नड़ है या बांग्ला है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा मानी जाती है वो बांग्ला मानी जाती है। ऑप्शन डी सही है। हाड़ौती बोली कहाँ से बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? यह हाड़ौती बोली जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या हरियाणा में? तो यह बोली जाती है हरियाणा के क्षेत्र में। हरियाणा में रागड़ी बोली बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में कौन सी नहीं है? तो निमाड़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, बांगरू नहीं है या मालवी नहीं है? तो देखिए, निमाड़ी, बुंदेली और मालवी है और बांगरू नहीं है। निमाड़ी, बुंदेली और मालवी जो है वो मध्य प्रदेश में ही बोली जाती है, लेकिन बांगरू जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बघेली जो है वो किस क्षेत्र की बोली है? रांची की है, जोधपुर की है, जबलपुर की है या सिलीगुड़ी की है? तो बघेली जो है वो जबलपुर की बोली है। बाकी रांची, जोधपुर, सिलीगुड़ी में नहीं बोली जाती है, जबलपुर में बघेली बोली बोली जाती है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो भी बोली उत्पन्न हुई है वह कौन सी है? पश्चिमी भाषा है, साहित्यिक भाषा है, मानक भाषा है या हिंदुस्तानी भाषा है? तो वो है हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न हुई है वो हिंदुस्तानी भाषा है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां मानी जाती हैं और वह पांचों बोलियां कौन सी हैं? तो खड़ी बोली एवं कौरवी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बुंदेली भाषा और बांगरू भाषा, ये पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं मानी जाती हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है स्थानीय भाषा वो बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उपभाषा होती है, अर्थात वह बोली जिसमें थोड़ा साहित्य लिखे जाए और थोड़ा सा व्यापक हो, थोड़ा सा विकास हो, उसको उपभाषा बोलेंगे। तो ये थे आज के सीरीज के प्रश्न। ऐसे ही और प्रश्न आते रहेंगे और आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।